नमस्कार। अब तक हमने देखा कि जो महाभियोग के जो कारण हैं वो कारण क्या है और किस प्रकार से जो चुनाव आयोग है, जो सीईसी, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो सर्च कमेटी है और जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, इन तीनों को लेकर हमने डिटेल में बात की और काफ़ी गहराई से हमने समझा कि ये किस प्रकार की संस्था थी और किस प्रकार की धीरे धीरे ये बनती चली गई। आज की हमारी क्लास में हम काफ़ी गहराई से एक पॉइंट को पकड़ने जा रहे हैं, जो पॉइंट पकड़ने के बाद आपके सामने एक कहानी पूरी तरीके से खुल जाएगी कि असल में कहाँ हो क्या रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ध्यान से देखना और इस चीज़ को समझना कि वास्तविकता क्या है। और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है, क्योंकि अ, जो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा पैनल है, जो इलेक्शन कमीशन का पूरा ये ढांचा जो बना है, जो सिद्धांत है इन लोगों का, इसको पूरे को समझने के लिए और एक्ट 2023 लाया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्ट 2023 में कि ऐसा क्या था, उसको याद नहीं रखना है, उसको समझना है। तो ध्यान से सुनना और समझना है इस चीज़ को। सबसे पहले तो दर्जे की जंग, जज से सेक्रेटरी तक का पतन। मतलब कि अ, जज क्या होता है हमारे देश के अंदर? एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था में न्याय करने वाले जो व्यक्ति होता है उनको जज कहते हैं। इनमें रैंक दी जाती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि रैंक क्या होती है और रैंक के बाद किस प्रकार से एक व्यक्ति अ, देखो, शरीर होता है हमारा। अब जो व्यक्ति होता है वो आपके घर में जो सबसे बड़ा है उसका सबसे बड़ा दर्जा, जो सबसे छोटा है उसका सबसे छोटा दर्जा, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि आपके गांव में कोई सरपंच है तो सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई मामूली सा व्यक्ति है तो उसकी वो इतनी इज्जत नहीं की जा सकती है। उसी तरीके से तो समझते हैं यहाँ पे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक सरकारी दस्तावेज को जो तय करता है सरकारी समारोह, बैठकें और प्रोटोकॉल कि कौन किससे ऊपर बैठेगा। ठीक है, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है ये एक दस्तावेज है, मतलब सरकारी दस्तावेज है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति भवन मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि सरकारी समारोह जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं वहाँ पे, जो भी सरकारी बैठकें होती है वहाँ पे, और जो भी प्रोटोकॉल है वहाँ पे, जैसे कि अभी 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती है और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं अपना, तो उनके आसपास जितनी भी कुर्सियां लगी होती हैं जहाँ पे भी सरकारी लोग बैठते हैं, चाहे नेता हो गए या कोई भी व्यक्ति, चाहे पुलिस वाला हो गया, चाहे जज हो गए, चाहे कोई नेता हो गए, लीडर हो गए, एलओपी हो गए, कोई भी हो गया, उन सब की रैंक फिक्स होती है कि कौन किससे ऊपर बैठेगा। और यही नहीं, जो सरकारी भत्ते होते हैं, जो पेंशन होती है, पीएफ होते हैं, जितने भी रुपए दिए जाते हैं, वेतन के रूप में दिए जाए, सैलरी के रूप में दिए, जितने भी रुपए दिए जाते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं दी जाती है, जितनी भी सारी, वो भी इन रैंक के माध्यम से ही डिसाइड होती है। अब ये रैंक का क्या खेल है और ये रैंक किस प्रकार से चुनाव आयोग की साख पे सवाल खड़ा कर देती है, समझना यहाँ पे बैठेगा। और ये गणराज्य की मर्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि राजा ही जो है सबसे ऊपर बैठेगा, नहीं, चुने हुए व्यक्ति को उस पद पे बैठने का अधिकार है जो उसकी रैंक है। तो रूल क्या है? रूल है 1 2 3 4, इस तरह के नंबर दिए जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जिसका नंबर जो छोटा होगा वो सबसे ऊपर होगा, और वो सबसे अगर ऊपर होगा तो वो सबसे स्वतंत्र होगा। समझना यहाँ पे, नंबर जितना छोटा वो उतना ऊपर और वो उतना ही स्वतंत्र या उतना ही वो स्वायत्ता वाला होगा। अब चुनाव आयोग के समय में क्या हुआ, चुनाव आयोग के लिए क्या किया गया? चुनाव आयोग की रैंक थी 9A, 9A। चुनाव आयोग की रैंक थी 9A, और ये जो 9A है, 9A है, सबसे पहले तो देखिए कि 9A से ये 11 पे आ गया, मतलब कि अपनी ही ताकत का पतन कर दिया इस चुनाव आयोग ने। समझना यहाँ पे, पहले इसकी रैंक हुआ करती थी 9A, ये पूरा ढांचा जो है इसकी रैंक हुआ करती थी 9A। सीईसी का नंबर था ये, चीफ इलेक्शन कमीशन की रैंक हुआ करती थी 9A। समझना इसको। इस श्रेणी में सीजेआई आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सब आते हैं इस श्रेणी के अंदर। अब समझना है सुप्रीम कोर्ट के जज की कितनी पावर है। आपको पता है एनजेएससी लाया गया, एनजेएससी लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में, एक ही सुनवाई में इसको खत्म कर दिया। कह दिया गया है तो जजों को सरकार के लिए बना दिया जाएगा, बिल्कुल ही, मतलब कि अगर सरकार ही जजों की नियुक्ति करने लग जाएगी तो फिर न्याय बचेगा ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया गया, खारिज कर दिया गया।
क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी अभी आपको समझ में आएगी। इसका मतलब सीईसी का एक न्यायपालिका की तरह स्वायत्ता वाला संवैधानिक प्रहरी था जो पीएम को भी नोटिस भेज सकता था। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीएम को नोटिस भेज सकते हैं, उसी तरीके से जब सीईसी की रैंक 9A थी तब वो नोटिस भेज सकते थे। लेकिन 9A से कहाँ पे ला दिया गया, 11 नंबर पे ला दिया गया। और ये पुराना दर्जा था, नया दर्जा क्या हुआ, कहाँ पे ला दिया गया, यहाँ पे ला दिया गया। अब समझना अब क्या पावर है इनके पास। एक्ट सीईसी एक्ट 2023 में सीईसी को नंबर 11 पर धकेल दिया गया। जो चीफ इलेक्शन कमीशन पहले 9A रैंक वाला था, जो इसकी श्रेणी थी सीजीआई के बराबर, जजों के बराबर, संवैधानिक प्रहरी था, मतलब कि वो चाहता कुछ भी कर सकता था। अगर किसी स्टेट में कुछ भी लागू करना है वो कर सकता था। कुछ भी गलत हो रहा है, टीएन शेषन, हम बात करेंगे एक दिन टीएन शेषन की। टीएन शेषन इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने चुनाव आयोग को असली बताया था कि चुनाव क्या होते हैं, लोगों के वोटों का अधिकार क्या होता है। इन्होंने जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको उनकी हैसियत बताने का काम किया था कि वास्तविकता क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से वोटों को लूटा जा रहा था। इन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल के रख दिया चुनाव को लेकर। काफ़ी भारी पड़े थे ये, जिन्होंने चुना था उनके ऊपर ही भारी पड़े थे। और जो स्टेट पॉलिटिक्स होती है, मतलब कि जो राज्यों में जो सरकारें होती है जो अलग अलग पार्टियों की होती है, उन पार्टियों पे भी ये काफ़ी भारी पड़े थे। धांधलियाँ हो रही थी, उनको बंद करने का काम इन्होंने किया था। वोटर आईडी लागू करने का काम, ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी। तब इनके पास कौन सा दर्जा था, 9A का दर्जा था। कौन सा दर्जा था इनके पास, 9A का दर्जा था। इसलिए इतना कुछ कर पाए थे, इतना इतना पावरफुल काम ये कर पाए थे। अभी अगर ये दर्जा इनके पास ये होता 11, रैंक 11 का, ये नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं कर पाते, ये दर्जा कौन सा है समझना इसको। इस श्रेणी में कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं, स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आते हैं। अपने राज्य के नहीं, अपने राज्य से बाहर के सारे मुख्यमंत्री इनके अंदर आते हैं। अब समझना, अभी जो रैंक है चुनाव आयोग की वो ये है, और पहले जो रैंक थी ये थी। टीएन शेषन के समय रैंक थी 9A, अभी जो रैंक है वो 11। इसको समझना, कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे बड़ा नौकरशाह इस देश का, जो प्रधानमंत्री का सचिव होता है। लेकिन होता तो प्रधानमंत्री के अधीन है ना, यहाँ पे हमने इस लाइन को भी लिखा है, कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा अधिकारी जरूर है लेकिन वह सरकार के अधीन काम करता है, सरकार के अधीन काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस बात को समझो, टीएन शेषन और 9A ये पावर क्या है, 11, रैंक 11 की पावर क्या है। जब ये कानून लागू किया गया, सबसे पहले तो कमेटी बनाई, कानून बनाया, उसमें जो चुनाव प्रक्रिया है वो चुन लिया गया, सीईसी चुन लिया गया। उसके बाद एक झटके में रैंक को कम कर दिया गया और लेके आ गए 11 पे। ठीक है, जबकि न्यायपालिका ने क्या कहा था, न्यायपालिका ने कहा था कि सीजीआई का होना जरूरी है, किसमें, पैनल के अंदर। जो सीएससी की नियुक्ति कर रहा है उसमें एक चीफ जस्टिस का होना जरूरी है, एक विपक्ष के नेता का होना जरूरी है, और एक सरकार के प्रधानमंत्री का या किसी सरकार के व्यक्ति का होना जरूरी है। तभी एक स्वतंत्रता वाला चुनाव आयोग चुना जा सकेगा। अब समझना, यहाँ पे जो विपक्ष महाभियोग लेके आ रहा है उसके 3 प्रमुख कारण यहाँ पे बनते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो विपक्ष महाभियोग की प्रक्रिया लेके आएगा उसमें आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ लाइनें सुनने को मिलेगी। कमांड और कंट्रोल। राहुल गांधी पहली ही लाइन यही बोलेंगे कि कमांड और कंट्रोल चुनाव आयोग से छीन लिया गया है। पहले ये सब किस पे था, चुनाव आयोग का सरकार पे था, अब सरकार का चुनाव आयोग पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9A से ये कहाँ पे चला गया, 11 पे चला गया। जितनी छोटी रैंक होगी पावरफुल उतना पे ज़्यादा होगा। संविधान के रक्षक से सरकार का कर्मचारी बन गया। 9A होती रैंक तो ये संविधान का रक्षक होता,
11 पे चला गया, सरकार का एक तरीके से कर्मचारी बन गया। चेक एंड बैलेंस, पहले चेक एंड बैलेंस था चुनाव आयोग में कि वो चाहता तो गलत को गलत बता सकता था, वो अपनी शक्ति का यूज़ कर सकता था, लेकिन अब ये जो चेक एंड बैलेंस का काम है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये कहीं ना कहीं उससे छीन गया है। अब वो एक सरकार के लिए, मतलब सरकार का एक विभाग बन के वो रह गया है। क्यों, इसको समझना। चुनाव करेगा सीईसी का, गृह मंत्री बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे और एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन, वो बैठेंगे। ये तीनों बैठेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चुनाव किस व्यक्ति को चुना जाएगा, मान लीजिए। पहली बात तो वो लिस्ट लेके आएंगे, कौन सी वाली, शॉर्ट लिस्ट, जिसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी कि मान लो 500 नाम की एक लिस्ट लाए, 100 नाम की लाए, 50 नाम की लिस्ट लाए, सरकार के पास पावर है कि उस लिस्ट से एक भी नाम नहीं चुने, वो अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयोग बना दे। पहली पावर तो उन्होंने अपने हाथ में ये ले ली। दूसरी पावर 9A से उनको 11 पे लेके आ गए। तीसरी चीज की जो चुनेगा व्यक्ति, वो सरकार का पहले ही वहाँ पे बहुमत है, तो एक प्रकार से वो सरकार का कर्मचारी ही है। अब उस व्यक्ति के हाथ में है, उस व्यक्ति के जमीर के हाथ में है कि वो कितना ईमानदारी से काम करता है। तो ये सवाल है और इसी पे महाभियोग लाया जाएगा। अब समझना, यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। 18 चीटियाँ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी और कहा था कि कर्नाटक के अंदर 18 बार चिट्ठियाँ लिखी गई चुनाव आयोग को, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रैंक ये होती तो 100% जवाब आता, रैंक घटा के 11 कर दी गई है। प्रशासनिक तख्तापलट, राहुल गांधी ने इसको कहा कि ये प्रशासनिक तख्तापलट है कि एक व्यक्ति, एक संस्था जो स्वतंत्र थी, उस संस्था को अधीन कर लिया गया। और राहुल गांधी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कठपुतली कहते हैं किसको, चुनाव आयोग को। देखो, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। जो महाभियोग लाया जाएगा, किस प्रकार से लाया जाएगा, किन सवालों पे लाया जाएगा, हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये किसी पार्टी की बात नहीं है कि हम किसी पार्टी को लेकर बोल रहे हैं, नहीं। जो हुआ है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और नहीं होना चाहिए, इस पे महाभियोग आएगा। महाभियोग इस पे नहीं आएगा कि सरकार ने गलत किया है, महाभियोग इस पे आएगा कि गलत क्या हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी सरकार सत्ता में ना रहे, कांग्रेस वापस आ जाए, और कांग्रेस के आने के बाद भी अगर यही चीज़ें लागू रही तो फिर कौन बोलेगा? बीजेपी तो बोल ही नहीं पाएगी, क्योंकि तो वो खुद लेके आई है। और कांग्रेस क्यों बोलेगी? उसको तो अब मज़ा आ रहा है कि चुनाव आयोग भी उसका, सरकार भी उसकी, सत्ता भी उसकी, मर्जी आई जो करे। तो यहाँ पे सवाल सीईसी पे उठता है कि जब पावर छीनी जा रही थी तो उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मान लीजिए कि एक व्यक्ति को सरकार ने चुन लिया, लेकिन हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति सीईसी में और हैं, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सुप्रीम कोर्ट में ये केस वो खुद लेके क्यों नहीं गए? तो सवाल यहाँ पे सीईसी पे भी खड़ा होता है। और दूसरी चीज़, एनजेएसी जो लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में खारिज कर दिया, लेकिन सीईसी ने चुप रह गई, यहाँ पे बोला ही नहीं। वो किसी इंटरव्यू में हल्का सा इशारा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि सीईसी भी खुश है कि उन्होंने 9A से 11 रैंक पे आए हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन से प्रावधान के अंदर आएगा, क्यों लाया जाता है। सारी चीज़ें, जितने क्वेश्चन उठ सकते हैं, जितना संविधान के अंदर लिखा गया है, विवरण है, हर एक पॉइंट को हम बनाएंगे और आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।